गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं स्वागत करता हूं आपके अपना चैनल स्टडी विद एमएस क्लासेस में, जिसमें भी कि हम लोग अम्ल भस्म और लवण जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना। ये 10th क्लास का जो चैप्टर 2 है जिसमें कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, और अभी तक हम लोग अम्ल और भस्म की परिभाषा के केवल डिस्कस किए थे, है ना। आज हम लोग अम्ल और भस्म के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्या है, आज जो है सबसे पहले हम लोग को डिस्कस करना है अम्ल और भस्म के गुण के बारे में। ठीक है ना, अम्ल तथा भस्म, भस्म के गुण, जिसमें पहला नंबर जो गुण है वह है इनके स्वाद के बारे में, है ना। क्या है? स्वाद। देखिए, आपको पहले भी जब परिभाषा हम बता रहे थे तो परिभाषा में भी आपको हमने यही बताया था कि अम्ल और जो भस्म होते हैं उनके स्वाद अलग अलग होते हैं। जैसे कि जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टा होता है और भस्म जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। ठीक है ना। लेकिन सभी जो आपके अम्ल है या भस्म है उन्हें हम लोग टेस्ट करके, है ना, चख करके, जिससे कह सकते हम लोग नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सभी अम्ल और सभी भस्म जो होते हैं ना वो वीक नहीं होते, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं, जिससे कि अगर आपके स्किन के ऊपर भी पड़ जाए तो वो जला सकते हैं। ठीक है, वो बात की बात, वो आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे इसी में गुण में। लेकिन पहला जो है आपका यही है कि स्वाद के बारे में। तो जो भी वस्तुएं या पदार्थ आपको खट्टा लगती है ना, जैसे आप सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं, या जो भी चीज जो स्वाद में खट्टा लगती है उन सभी में कुछ अम्ल, कोई एक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो जो स्वाद में खट्टा लगा वो क्या है? अम्ल होता है। जैसे आम कच्चा होने पे खट्टा लगता है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। आपका इमली, सेब, दही, ठीक है, और यहाँ तक कि जो चींटी होता है ना, चींटी के जो लाल चींटी, उसके जो डंक होते हैं, बिच्छू के जो डंक होते हैं, इन सब में कोई ना कोई एक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो खट्टे, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, जिन्हें हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते उसे दूसरी तरह से भी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं कि वो अम्ल है या भस्म है। ठीक है, तो अम्ल हो गया जो स्वाद में खट्टा लगता है। भस्म क्या है कि जो स्वाद में कड़वा लगता है। जैसे अगर नीम हो गया, आपका करेला हो गया, है ना, जो स्वाद में आपको कड़वा लगे, जिसमें कड़वाहट हो, बिटल हो, वो आपको क्या होंगे? तो भस्म होंगे, है ना। तो भस्म और अम्ल दोनों स्वाद में अलग अलग होते हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, भस्म आपको स्वाद में कड़वे होते हैं। मैं कुछ एक ऐसे कुछ पदार्थ और उनमें कौन कौन से अम्ल पाया जाता है उनका एक पिक्चर जो है, डायग्राम जो है, आपके इस वीडियो के साथ पोस्ट के माध्यम से पिन कर दूंगा, जिसे आप याद कर सकते हैं। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में जो होता है ना, आपको कुछ पदार्थ के नाम दे देगा ऑब्जेक्टिव वाले में, और उसमें पूछ सकता है कि इनमें कौन कौन से अम्ल या कौन से अम्ल इन पदार्थ में पाए जाते हैं। तो मैं उसका आपको एक पिक्चर के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से पिन कर दूंगा इसमें। और दूसरा जो इसका टॉपिक है, पहला तो स्वाद हो गया, दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका विषैला, है ना, या फिर तीव्र नाशक। देखिए, बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो कि विषैले होते हैं या फिर तीव्र नाशक होते हैं। तीव्र नाशक मतलब बहुत जल्दी किसी चीज को नाश करने देने वाला, गला देने वाला, या विषैला मतलब पॉइजनस, जहरीला। ठीक है ना, जैसे अगर बात करें सल्फ्यूरिक अम्ल, काफी ज्यादा उसमें पावर होता है। अगर वो किसी चीज के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर पड़ जाए तो तुरंत भर में उसे पिघला देगा, पता भी नहीं चलेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हम लोग के शरीर के अंदर में होता है, ये भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और किसी भी चीज को गलाने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार से भस्म में भी होता है। तो भस्म और आपके जो अम्ल है, ये दोनों ही कुछ, सभी के सभी नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि विषैले होते हैं और तीव्र नाशक भी होते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं फिनॉल,
वो आपका विषैला हो गया। जो जो बैटरी होती है ना, जिसमें कि अंदर पहले से जो लिक्विड भरा होता है, लेड स्टोरेज जो बैटरी होती है कार वाली, या घर में जो इन्वर्टर में जो बैटरी इस्तेमाल होती है वो ही लेड स्टोरेज है। तो जो भी लेड स्टोरेज बैटरी होती है उसके अंदर में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि तीव्रनाशक है। उसी प्रकार से नाइट्रिक अम्ल हो गया, ये सब क्या है, तीव्रनाशक है। फिनॉल जो है कि कार्बोनिक अम्ल है, उसमें आपका वो जहरीला होता है, विषैला होता है। तो बहुत सारे जो अम्ल हो गए। भस्म में भी आपके बहुत सारे भस्म जो कि विषैले और तीव्रनाशक भी होते हैं, है ना, जैसे कि NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल भस्म होता है और इससे भी शरीर जल सकता है, ये भी जहर का पॉइजनस का काम कर सकता है। बहुत सारी जो आपके अम्ल या भस्म होते हैं, इनके द्वारा खाद भी बनाया जाता है जो कि खेतों में उर्वरक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो भी पॉइजनस होते हैं। कई प्रकार के केमिकल्स, रसायन बनाए जाते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। और कई प्रकार से जो अम्ल है, भस्म है, इनके विस्फोट के रूप में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, है ना, मतलब बम बारूद गोला जो भी है उसके अंदर उसको बनाने के जो मटेरियल होता है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए जो आपके अम्ल और भस्म है वो विषैले और तीव्रनाशक भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका दूसरा टॉपिक हो गया। तीसरा जो है आपका वो है कि जो अम्ल और भस्म होता है उसके द्वारा रंजक के रंग में परिवर्तन, है ना। तीसरा क्या है आपका, रंजक के जो रंग है, रंजक का मतलब इंडिकेटर, ठीक है ना, रंजक के रंग में परिवर्तन। बेसिकली इसमें हम लोग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं आपको एक लिटमस पत्र के बारे में जो कि लाइकेन का बना होता है। लाइकेन क्या होता है, तो शैवाल और कवक जो एक साथ उगता है ना, उसे उसके ग्रुप को, समूह को लाइकेन कहा जाता है। तो लाइकेन के द्वारा एक बना हुआ पत्र पेपर होता है जिसे कि लिटमस पेपर या लिटमस पत्र हिंदी में कहते हैं। इसमें जो लिटमस पत्र होता है, अगर नीले वाले लिटमस पत्र पे आप कोई पदार्थ डाल रहे हैं और उसका कलर नीला से अगर लाल हो गया, है ना, नीला से क्या हो गया, लाल हो गया, इसका मतलब है कि जो भी पदार्थ आपने उस पे डाला है वो अम्ल है। क्या है, अम्ल, क्योंकि भस्म से उसका कलर नीला से लाल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा कि अगर लाल लिटमस पेपर है और उस लाल लिटमस पेपर पे आपने कोई जलीय विलयन घोल डाला है और उसका कलर चेंज हो गया नीले के रूप में या नीला कलर हो गया है, इसका मतलब कि वो जो पदार्थ है सब्सटेंस से वो आपका भस्म है या फिर वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो जिसको हम लोग स्वाद लेकर के टेस्ट करके नहीं बता सकते कि अम्ल है या भस्म है, उसको हम लोग लिटमस पेपर की बदौलत या लिटमस पेपर के सहायता से हम लोग पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या फिर भस्म है। ठीक है ना। अगर आपको भी टेस्ट करना है तो कर सकते हैं। ठीक है। कुछ प्राकृतिक रंजक भी होते हैं या इंडिकेटर भी होते हैं जिसके माध्यम से हम लोग अम्ल और भस्म की जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे कि हल्दी। ठीक है ना, हल्दी जो होता है एक प्राकृतिक इंडिकेटर है। जो लाल फूल गोभी होता है उसके जो पत्ते होते हैं, पिटूमिनियस, जर्मेनियम, ये जो है कुछ ऐसे फूल हो गए या पत्ते हो गए, या अड़हुल का जो फूल हो गया, ये सब आपको नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रयोग भी किया है, उस प्रयोग का जो लिंक है मैं इसके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। मैं ये ऑफलाइन क्लास में मैंने उसका प्रयोग किया था कि किया क्या था कि जो आपका डिटर्जेंट पाउडर होता है वो होता है क्षारीय, उसको पानी में घोल करके अगर आप उसमें हल्दी डालोगे तो उसका कलर जो होता है रेड ब्राउनिश हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वही आप उसमें नींबू दोबारा निचोड़ दोगे तो चूंकि नींबू का जो रस होता है उसमें साइट्रिक अम्ल होता है, उसे न्यूट्रल कर देगा और फिर से न्यूट्रल करने के बाद जो हल्दी का कलर होता है पीला, वो कलर आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, नेचुरल इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको लिंक में जो है ये डिस्क्रिप्शन में
ऐड कर दूंगा। आप वहां पे उसे देख सकते हैं, बाकायदा मैंने वो प्रयोग करके अपने ही बच्चों को दिखाया भी है। ठीक है, चौथा जो है आपको वो है कि अम्ल तथा जो भस्म होते हैं उनके धातुओं के साथ अभिक्रिया, है ना, किसके साथ? तो अम्ल या भस्म का चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो सीधे लिखते हैं धातु के साथ साथ अभिक्रिया। अब ये जो भी अम्ल है या भस्म है, क्या वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, और करते हैं तो क्या प्रोडक्ट के रूप में बाई प्रोडक्ट प्राप्त होता है? देखिए, तो जो भी आपके खास तौर से जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, और वो धातु के साथ अभिक्रिया करके धातु के, ठीक है ना, वो लवण और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, है ना। धातु के लवण और उसके साथ क्या करते हैं कि हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। अगर फॉर द एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि जो फेरस है ना, फेरिक है यानी कि लोहा है, इसका अगर हम लोग H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये फेरस सल्फेट बना देता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है। ठीक है ना, क्या बना दिया? फेरस सल्फेट बनाया, जो कि एक प्रकार का क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, ये हो गया। अगर इसी का अभिक्रिया हम लोग जेडिन के साथ भी करा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर और भी करा सकते हैं किसी के साथ भी। जैसे सपोज दैट है कि हम लोग कॉपर का अभिक्रिया करा दे, है ना, कॉपर भी होता है, तो कॉपर को अगर H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा आपका कॉपर सल्फेट, CuSO4 बनाएगा, साथ ही साथ क्या बना देगा? H2 गैस यहाँ से रिलीज करेगा। ठीक है, तो जितने भी आपके ये जो धातु होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके सॉल्ट, है ना, क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं, और साथ ही साथ वहां से हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं, रिलीज करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं? रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये तो हो गया दूसरा है कि भस्म यानी कि बेस। कुछ खास जो आपके भस्म होते हैं, वही भस्म जो होते हैं कुछ खास धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, और अभिक्रिया करके आपको वही लवण और साथ ही साथ वहां से आपको क्या करते हैं? लवण नहीं, एक प्रकार का वो भी भस्म ही होता है जो बनाते हैं, और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैं अभिक्रिया आपको दिखा दूं। जैसे कि जेडिन है, और जेडिन का अभिक्रिया आपका NaOH के साथ करवाते हैं, तो ये बनाता है आपका सोडियम जिंकेट, है ना, सोडियम जिंकेट, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है ना। क्या बनाता है? सोडियम जिंकेट। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम जिंकेट, जो कि आपका क्या है? एक प्रकार का भस्म ही है ये ना, जिसमें कि सोडियम भी है, जिंक ऑक्साइड है, इसके साथ अभिक्रिया हुआ है, तो ये एक प्रकार का भस्म ही है जो कि बनता है, और साथ ही साथ यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। खासतौर से जो भस्म होते हैं वो सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, अम्ल में क्या है कि एक आपका डायग्राम होता है, एक वो क्या उसको कह सकते हैं, डायग्राम होता है, जिसमें हाइड्रोजन एक लेवल होता है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जो तत्व होते हैं वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे वाले जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं कि कम क्रियाशील होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? तो लेवल है। अब यहां से क्या होता है कि जो धातुएं हाइड्रोजन के ऊपर यानी अधिक अभिक्रियाशील हैं, वह किसी भी अम्ल के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो धातुएं होती हैं वो कम अभिक्रियाशील होती है। तो ये सभी जो होते हैं किसी अम्ल के साथ जल्दी अभिक्रिया नहीं करते हैं, और ये तब तक नहीं करते जब तक कि उसमें कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाए या ऑक्सीकारक का इस्तेमाल नहीं किया जाए। यहाँ पे जो आपका जो नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ठीक है, ये आपका एक प्रकार का ऑक्सीकारक होता है, जिसकी वजह से आपके जो नीचे वाले तत्व होते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, है ना, और भी जो तत्व हो गया, पारा वगैरह हो गया, ये अभिक्रिया कर पाते हैं। अदरवाइज
अगर उसमें कोई ऑक्सीकारक नहीं डाला जाए तो हाइड्रोजन के नीचे वाले तत्व अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे या नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है 5वां नंबर, वो है आपका कि किसी भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की अभिक्रिया, है ना, किसी भी धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ, है ना, 5वां नंबर है जिसको हम लोग समझते हैं 5वां नंबर में कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट तथा क्या है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट इसके साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखिए कोई भी जो बाइकार्बोनेट होता है, किसी भी धातु के जो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं, वो आपको खास तौर से भस्म होते हैं। और जब कोई भी भस्म किसी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो वो अभिक्रिया करने के पश्चात आपको लवण यानी कि सॉल्ट, और यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है इसलिए यहाँ पे जल और जल के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ZnCO3 जो कि जिंक कार्बोनेट है, इसका जब अभिक्रिया हम लोग H2SO4 के साथ कराते हैं तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट हमें ZnSO4 जो कि एक प्रकार का सॉल्ट है, लवण है, और साथ ही साथ यहाँ से H2O और CO2 गैस रिलीज होता है। ठीक है, ये हो गया सोडियम क्या है, जिंक कार्बोनेट। तो ये आपको कार्बोनेट का हो गया। एक हम लोग बाइकार्बोनेट देख लेते हैं, है ना, जैसे कि आपका NaHCO3, इसे हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट। इसका जब अभिक्रिया हम लोग HCl के साथ कराएंगे, किसके साथ, HCl, तो यहाँ से हमें बाई प्रोडक्ट NaCl जो कि नमक है, साथ ही साथ जल और साथ ही साथ CO2 गैस मुक्त होगा। तो एक आपका सोडियम कार्बोनेट एक कार्बोनेट और एक बाइकार्बोनेट हो गया। दोनों में सेम ही प्रोसेस बनने के बाद आपको लवण बनेगा, लवण के साथ जल और जल के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, और ये याद रखना है कि कोई भी धातु का जो कार्बोनेट होता है या जो बाइकार्बोनेट होता है वो एक प्रकार का क्या होता है, भस्म होता है। और आगे हम लोग इसी में पढ़ेंगे कि कोई भी अम्ल किसी भी भस्म के साथ अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया देता है जिसमें कि सॉल्ट बनता है, सॉल्ट के साथ में आपको जल का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट है, यानी कि कार्बोनेट है, कार्बन का है कुछ परमाणु है, इसलिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा, है ना। तो ये आपका हो गया 5वां नंबर गुण। 6ठा नंबर है अम्ल भस्म की अभिक्रिया, है ना, क्या है 6ठा नंबर में, अम्ल भस्म की अभिक्रिया, अम्ल भस्म की अभिक्रिया। ठीक है, यानी कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करती है। तो याद रखना है, शुरू से इस चैप्टर में यही पढ़ाते आ रहा हूँ या बताते आ रहा हूँ मैं कि कोई भी अम्ल किसी भी भस्म के साथ अभिक्रिया करती है तो बाई प्रोडक्ट हमें लवण यानी कि सॉल्ट और जल, है ना, यही हमें बाई प्रोडक्ट में मिलता है। जैसे अगर हम लोग बात करें कि एक भस्म है जिसका नाम सोडियम और हाइड्रोक्साइड है यानी कि NaOH है, इसका अभिक्रिया अगर हम लोग HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करें, बाई प्रोडक्ट हमें NaCl और H2O प्राप्त होगा, है ना। बाई प्रोडक्ट क्या होगा कि NaCl और H2O प्राप्त होगा। तो NaCl क्या है, इसे तो सॉल्ट कहते ही है, एक प्रकार का लवण, है ना, क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, आपको ये प्राप्त होगा। ये आपका हो गया 6ठा नंबर गुण। ठीक है, 7वां नंबर जो गुण है वो है कि धातु के जो ऑक्साइड हैं, ठीक है, उससे अम्ल की अभिक्रिया। देखिए धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो होते हैं भास्मिक। ठीक है, क्या होते हैं, भास्मिक। तो धातु के जो ऑक्साइड हैं, है ना, धातु के ऑक्साइड से अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया। अब समझिएगा, यहाँ पे धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, धातु के ऑक्साइड आपको भास्मिक होते हैं, उसमें भस्म की प्रकृति होती है। जैसे अगर कोई भी, जैसे कॉपर में अगर जंग लग गया हो तो उसके जो
वो भास्मिक हो जाता है, कॉपर ऑक्साइड हो गया। अगर उसको थोड़ा सा टेस्ट आप करके देखें तो आपको वो हल्का सा कड़वा जैसा स्वाद में लगेगा। वो तीव्र नाशक नहीं है या फिर वो आपका विषैला नहीं है, तो उसको आप टेस्ट करके देखेंगे तो कड़वा जैसा प्रतीत होगा। तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिकली क्या होते हैं, वो भास्मिक होते हैं। अगर भस्म को किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, वही लवण और साथ में क्या मिलेगा, तो जल मिलेगा, है ना। जैसे कि अगर हम लोग एक अभिक्रिया देख लेते हैं यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड को जब हम लोग H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं, आप इसमें भी ये देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ बाई प्रोडक्ट CuSO4 जो कि कॉपर सल्फेट एक प्रकार का लवण है और H2O जो कि क्या है, जल है, इसका प्रोडक्शन होगा। किसका किसका, CuSO4 जो कि एक प्रकार का लवण है, सॉल्ट है, और आपका क्या बनेगा, जल बनेगा। तो आप यहाँ पे भी इस प्रक्रिया को भी देख सकते हैं। और ये भी आपका उदाहरण हो गया ना कि धातु की ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, धातु का ऑक्साइड हो गया। और इसको अम्ल के साथ H2SO4 के साथ हम लोग ने क्या करवाया है, अभिक्रिया करवाया, जिससे कि मिला क्या है, कॉपर सल्फेट जो कि एक क्या है, सॉल्ट है ना, क्या है, सॉल्ट है यानी कि लवण है। तो लवण का प्रोडक्शन होता है, साथ ही साथ वहां पे आपको जल मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो ये इसके 7वां गुण थे। जो आपका 8वां गुण है वह है कि जो अधातु है, अधातु के ऑक्साइड के साथ भस्म की अभिक्रिया, है ना, 8वां नंबर में, ठीक है। यहाँ पे दे देते हैं अधातु के, ठीक है, अधातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड से भस्म की अभिक्रिया, भस्म की अभिक्रिया। अब यहां समझिएगा, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं बेसिकली वो आपके गुण में अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है आपका, उसी प्रकार से कोई और भी जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिकली वो अम्लीय होंगे। तो कोई भी अम्ल जब किसी भी भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा, बाय प्रोडक्ट वही सॉल्ट, और सॉल्ट के साथ में H2O यानी कि जल का प्रोडक्शन होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते एक अभिक्रिया, जैसे एक आपका CO2 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या है, एक भस्म है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, भस्म है। इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक प्रकार का लवण है ना। और क्या बनेगा, यहाँ से H2O बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका अम्लीय हो गया, ये भस्म है। तो अम्ल जब भस्म के साथ अभिक्रिया किया है तो बना क्या है, बाई प्रोडक्ट में आपको लवण यानी कि सॉल्ट बना है, और साथ ही साथ जल का निर्माण हुआ है। तो आप यहाँ पे जितने भी अभिक्रिया देख रहे होंगे उनमें आपको एक चीज कॉमन मिला होगा, लवण, और साथ ही साथ जल मिला होगा। क्योंकि अगर कोई भी भस्म किसी भी अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करेंगे, बाई प्रोडक्ट उदासीनीकरण अभिक्रिया ही होगा, और बाई प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट और जल मिलेगा। यहाँ पे आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला है क्योंकि जो यहाँ पे जो भस्म इस्तेमाल हुए हैं उनमें आपको कार्बोनेट था या फिर बाइकार्बोनेट था, इसलिए ऐसा हुआ है, ठीक है। अब लास्ट इसमें एक और गुण है जो कि है कि अम्ल भस्म के जल से अभिक्रिया, यानी कि जो अम्ल है, ठीक है ना, क्या है, अम्ल, और जो भस्म है ये अगर जल से अभिक्रिया करे, क्या करे, जल से अभिक्रिया, है ना, कि जल से, ठीक है, जल से अभिक्रिया अगर करी तो क्या होता है। देखिए, किसी भी अम्ल को जब जल में हम लोग डालते हैं या उसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो वहां से उष्मा उत्पन्न होता है ना, हीट बाहर निकलता है। इसका मतलब है, या फिर भस्म, है ना, भस्म को भी जब हम लोग डालते हैं, जैसे कि आपके जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं, चूना, है ना, चूना क्या है, भास्मिक है। जब चूना को हम लोग पानी में डालते हैं तो वहां से भी हीट बाहर निकलता है। तो कोई भी जब अम्ल या भस्म को जब हम लोग पानी के साथ अभिक्रिया कराते तो वहां से उष्मा बाहर निकलता है। इसका मतलब है कि अम्ल और भस्म जल से अभिक्रिया कर रहे हैं, है ना।
अभिक्रिया कर रहे हैं, इसी वजह से वहां पे उष्मा निकल रहा है। अगर अभिक्रिया नहीं करेंगे तो उष्मा नहीं निकल पाएगा, ठीक है ना। हाँ, एक शॉर्ट नोट मैं आपको बता दूं कि कभी भी हम लोग जो जैसे H2SO4 है या कोई भी जो अम्ल है जो सांद्र है ना, क्या है, सांद्र वाला है, तो सांद्र अम्ल को कभी भी सांद्र अम्ल में कभी भी सांद्र अम्ल में जल नहीं डालना है, जल नहीं डालना है ना, डालना है। क्या करना है आपको, हमेशा जल में सांद्र अम्ल को डालना है ताकि वो डाइल्यूट होता चला जाए, है ना। क्या होता चला जाए, डाइल्यूट होता जाए, कौन को होता जाए। अगर वहां से विस्फोट होता भी है, डालने के ऊपर अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया होने के बाद हो सकता है कि वो छिटके बाहर की ओर आ जाए, तो आपके अगर स्किन पे पड़े तो वो कॉन्क रहेगा, जिससे आपको ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम लोग सांद्र वाले में जल को डालेंगे तो हो सकता है कि वहां विस्फोट हो और वो आपके शरीर पे उड़ के पड़े, जिसकी वजह से आप वहां पे अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो आपके स्किन को वो जला सकता है। इसलिए हमेशा अम्ल में जल को नहीं डालना है, बल्कि जल के अंदर में अम्ल को डालना है ताकि आप सेफ रह सकें, ठीक है। तो ये आपके अम्ल और भस्म के कुछ गुण थे जिनको मैंने क्लियर करा दिया। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम लोग ना अम्ल और भस्म के प्रबलता की यानी कि शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि दैनिक जीवन में अम्ल ये भस्म या फिर पीएच का क्या महत्व है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।